Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh and I am back with न्यू चैप्टर जिसको हम खत्म करेंगे 15 से 20 मिनट में। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो सेशन को ज़रूर लाइक कर देना है, कमेंट करना है कि कैसा रहा सेशन, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियोस ऑन सम अदर चैप्टर। चलो, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोमॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो हम उसके लिए एक केमिकल एनालिसिस करते हैं जिसमें आप एक टिश्यू लोगे, आप प्लांट ले सकते हो, आप एनिमल का टिश्यू ले सकते हो, आप माइक्रोब्स भी ले सकते हो। उसको आप लोग उसकी चटनी बनानी है बेसिकली। अब चटनी किस में बनाएंगे? चटनी बनाएंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। उसमें आप उसको मिक्स कर लेंगे, चटनी बना लेंगे, उसकी थिक स्लरी बना लेंगे। अब इस थिक स्लरी को आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर करा जैसे चाय को फिल्टर करते हैं तो ऊपर पत्ती रह जाती है, नीचे चाय चली जाती है। तो ऊपर जो पत्ती रही यहाँ पे इन दिस केस दैट इज नोन एज रिटेंटेट, ठीक है, विच इज एसिड इनसॉल्यूबल। जो एसिड में नहीं घुला वो ऊपर रह गया, जो एसिड में घुल गया वो नीचे चला गया, वो है आपका फिल्ट्रेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिटेंटेट में क्या चीज़ होती है और फिल्ट्रेट में क्या होता है। चलो देखते हैं। फिल्ट्रेट में होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? पानी होता है, आयंस होते हैं और गैसेज होते हैं। अगर तुम्हें नोट्स बहुत ही ऑसम लग रहे हैं तो ये ऑसम नोट्स आपको मिलेंगे डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पर। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे और सिर्फ यही नोट्स नहीं, आपको हर एक चैप्टर के इसी तरह के ऑसम नोट्स मिलने वाले हैं। यस, दीज आर एनसीईआरटी लिटिल पॉकेट्स। अब ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में आते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स नाम से पता चल रहा है कि छोटा वेट होगा, लेकिन कितना कम। इनका वेट होता है 18 से 800 डाल्टन। इसमें मोस्टली आपकी मोनोमेरिक यूनिट्स आती हैं जैसे कि मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे रिटेंटेट की, जो ऊपर रह गया। रिटेंटेट में आपके आएंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तभी वो ऊपर रह गए। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का अगर मैं वेट देखूँ तो वो होता है 10,000 तक, ठीक है, 10,000 डाल्टन तक जा सकता है। यहाँ पे आपकी पॉलीमेरिक फॉर्म्स आती हैं जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक चीज़ छुप के यहाँ पे बैठ जाती है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो क्या है? वो है लिपिड्स। लिपिड्स यहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो हैं आपके वो वेसिकल्स बना लेते हैं एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट पास। वो रिटेंटेट में ही रह जाते हैं और वो फिल्ट्रेट में नहीं जाते। आइडियली दे बिलोंग टू फिल्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बना लिया, गुच्छा बना लिया, वेसिकल्स बना लिए, तो ये ऊपर ही रह जाते हैं। सो लिपिड्स दे आर नॉट पॉलीमर, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली पॉलीमर्स, दे आर नॉट पॉलीमर्स, लेकिन ये ऊपर ही रह गए, लेकिन ये ऊपर ही। और क्वेश्चन इसी पे आने वाला है, ठीक है। कौन सा ऐसा है मॉलिक्यूल जो साइज के अकॉर्डिंग देखो तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन ऊपर रह जाता है, रिटेंटेट में आ जाता है, दैट इज लिपिड। अब बात करें हम एलिमेंटल एनालिसिस की कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमें पता चल गई, इनऑर्गेनिक चीज़ें कौन सी होती हैं एक प्लांट में या एनिमल में। तो हम फिर से एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक लिविंग टिश्यू लिया, कुछ भी ले सकते हो, प्लांट ले सकते हो, एनिमल ले सकते हो, उसको ड्राई करा, ठीक है, ड्राई कर दिया। उसका ड्राई वेट लेना है, क्योंकि ड्राई वेट क्यों लेते हैं? क्योंकि ड्राई वेट में आपका पानी सब में कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम पानी को निकाल देते हैं। जो चीज़ कॉमन होती है उसके बेसिस पे तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसको निकाल देते हैं। अब आया तुम्हारे पास, तुमने उसको जला दिया, ठीक है। अब तुमने उसको जला दिया, जला तो भाई राख बन गई, ठीक है, ऐश बन गई। अब ये जो ऐश बनी, इसी के अंदर तुम्हारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। इसका एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक में क्या है भाई? जब भी तुम किसी चीज़ को जलाते हो तो CO2 निकल जाता है और वाटर वेपर निकल जाते हैं, वाटर वेपर निकल जाते हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक, तो निकल गया, CHO तो निकल गया, CHO तो निकल गया। अब जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट दिया हुआ और ह्यूमन बॉडी दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब अगर मैं नाइट्रोजन को देखूँ ना, स्पेशली मैंने ये क्यों मार्क करा है, क्योंकि नाइट्रोजन अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम है, तुम्हारी बॉडी में फिर भी है। सिलिकॉन की बात करूँ तो अर्थ के क्रस्ट में काफ़ी है, तुम्हारी बॉडी में नेग्लिजिबल है। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सब पे इतना क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन इस पे है क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है, कंपाउंड्स हैं बाकी के, ठीक है, ये रहे बाकी के कंपाउंड्स, ये आ गए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल, दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये क्या है? मीथेन ही तो है। यहाँ HH लगा दूँ तो ये मीथेन बन जाएगा। तो मीथेन को मैंने बदल दिया, कैसे? यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे COOH लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया,
तो ये बदल गया, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बन गया। अब ये जो R ग्रुप होता है, दिस इज द ग्रुप दैट इज गोइंग टू डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड कि वो क्या कर सकता है ना। और ये वाला जो आपका कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। और नॉर्मली ना इन केस ऑफ अमीनो एसिड दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी अलग ग्रुप है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा है जो उसमें आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलती, कायरल कार्बन नहीं होता। वो कौन सा है? ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, यहाँ पे H ही आ जाता है, यहाँ H आ जाता है, तो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे कायरल नहीं रहता। ओके चलो ये हो गया। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ग्लाइसिन नहीं शो करेगा। अब हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो ट्रिक के साथ तुम्हें कुछ अमीनो एसिड मैं बता देती हूँ। न्यूट्रल को कैसे याद रखना है? गवली, ठीक है। न्यूट्रल को कैसे याद रखोगे? गवली। गवली कैसे? G से ग्लाइसिन, A से एलानिन, V से विलाइन, L से ल्यूसीन एंड I से आइसोल्यूसीन। अगर एसिडिक की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एसिडिक पे, तो भाई जहाँ जहाँ एसिड है वो एसिडिक हो जाएंगे। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनाते हैं, है ना। ये PYQ भी है तुम्हारा, दिस इज योर PYQ। आर्जिनिन एंड लाइसिन आर योर बेसिक प्रोटीन। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ तो TTP इज एरोमेटिक। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन इज एरोमेटिक। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधा पूछते हैं कि बताओ कौन सा इनमें से मैच कर दो, कौन सा गलत मैच है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की बात करें तो ठीक है। अच्छा अभी अमीनो एसिड पढ़े, अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ना ही सही रहेगा। चलो प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर्स बोल रहे हैं, होमोपॉलीमर्स क्यों नहीं बोल रहे? हेटेरोपॉलीमर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आके एक प्रोटीन को बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही अमीनो एसिड लगता जा रहा और एक प्रोटीन बन रहा है। तुम्हारे पास 20 तरह के अमीनो एसिड, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 20 तरह के अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी प्रोटीन नहीं बनाते। ये नहीं सोचना कि बस 20 ही तरह के अमीनो एसिड्स हैं, नहीं, जो 20 तरह के हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो दे आर हेटेरोपॉलीमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर बेसिकली। अच्छा एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? बायोस्फीयर में कौन सा है? रुबिस्को। एनिमल्स में कौन सा है? कोलेजन। तो याद रखना, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में पूछा है, अर्थ के ऊपर पूछा है तो रुबिस्को। किस में होगा? प्लांट्स में होगा। क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा है। और एनिमल्स में कोलेजन, ठीक है। चलो, और कैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा, है ना। चलो जैसे तुम पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हो, फिर सेकेंडरी में गए, फिर कॉलेज में गए, तो ऐसे प्रोटीन का भी होता रहता है ग्रेजुएशन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। कौन सा अमीनो एसिड फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। सिंपल, एक लाइन में खड़ा कर दिया बस, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरफ ये है आपका एन टर्मिनल एंड दिस इज योर सी टर्मिनल। तो ये याद रखना है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। और कैसे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर, चलो ग्रेजुएशन हो गया तो तुम थोड़ा आगे चले गए, सेकेंडरी स्कूल में चले गए। सेकेंड स्ट्रक्चर में हेलिक्स बनेंगे, ऐसे ऐसे हेलिक्स बनेंगे, या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही हैं, साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आगे, ताकि और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं अभी। थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर को देखो, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें और भी ज़्यादा जो हेलिक्स बन रहा था, जो आपका प्लीटेड स्ट्रक्चर बना था, तो और भी ज़्यादा इट बिकम्स लाइक दिस। ऐसे लिखा है ना तुम्हारी किताब में कि ऊन के गोले की तरह, लाइक दिस, ठीक है। ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तुम्हारा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका क्या बोलूँ कॉइल हो जाएगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन एंड दिस इज द वन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या है? मायोग्लोबिन, मसल्स में होता है ना मायोग्लोबिन, ठीक है। इधर कौन से, इधर और भी बॉन्ड मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे और भी स्टेबिलिटी आ गई है। पेप्टाइड तो है, हाइड्रोजन भी है, डाइसल्फाइड भी आ जाएंगे, वन ड वाल्स भी आ जाएंगे एंड आयनिक भी आ जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिससे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अभी हम एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे थे, अभी तक हम एक ही चेन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चेंज आ जाती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में यू कैन सी कि आपके पास 2 बीटा चेन्स होती हैं और 2 अल्फा चेन्स होती हैं, है ना, होती है ना। अगर यहाँ पे बना दूं मैं, ये रही तुम्हारी, मान लो लेट अस से ये रही ये चेन्स, ठीक है, ऐसी होती है ना।
और यहाँ आयरन लगा होता है। सो दीज आर द 4 चेन, 2 बीटा हैं 2 अल्फा हैं। जब अलग अलग चेन्स आके एक स्ट्रक्चर बना रही है, एक मॉलिक्यूल बना रही है, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि हीमोग्लोबिन में होता है जो कि 4 मॉलिक्यूल उठाता है ऑक्सीजन के, तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं डिवाइड कर सकती हूँ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में। मोनोसेकेराइड्स नाम से पता चल रहा है कि एक सिंगल यूनिट से बने हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइबोज 5 वाला है, पेंटोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। भाई गैलेक्टोज का स्पेलिंग ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो मैं बात करूँ ओलिगोसेकेराइड्स की, यहाँ पे 2 से 10 यूनिट्स होते हैं, 2 से 10 यूनिट्स होते हैं, जैसे कि लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैल्टोज। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ यही है, ठीक है। लैक्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बना है? ग्लू, ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बना हुआ है। अगर पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं मोर देन 10 यूनिट्स, ठीक है, जैसे कि सेलुलोज एंड स्टार्च। सेलुलोज और स्टार्च में क्या फर्क होता है हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि ये जो पॉलीमेरिक यूनिट्स बनती है वो कैसे बन रही है। मान लो ये है तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है, 2 ग्लूकोज कैसे जुड़ेंगे? 2 ग्लूकोज जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल जाएगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। देन यू हैव पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब आपके पास आगे पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स की बात करूँ तो पॉलीसेकेराइड्स में यू हैव होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है? सेम मोनोमर है, ठीक है, ग्लूकोज चलता रहेगा, फ्रक्टोज चलता रहेगा, कोई और नहीं आएगा। ये सेम मोनोमर वाले या फिर होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल में आपका सेलुलोज आ जाएगा, काइटिन आ जाएगा, एंड काइटिन किससे बना हुआ है? नाग से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना हुआ है। सो सेलुलोज देखो किससे बना है? ग्लूकोज से। काइटिन देखो जो कि एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड्स का, किससे बना है? नाग से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना हुआ है। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था कि बताओ बैक्टीरिया और फंगस में, सॉरी, बैक्टीरिया और ये जो आपका एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, उसमें क्या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी ये थी कि दोनों की मेम्ब्रेन में, दोनों की सेल वॉल में होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आ गया ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि ग्लूकोज से बना हुआ है, स्टार्च जो कि ग्लूकोज से बना हुआ है, इनुलिन जो कि फ्रक्टोज से बना हुआ है। इनुलिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की, जो कि डिफरेंट मोनोमर से बने हुए हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है, जो बना हुआ है, मैंने क्या बोला था, नाग से और नाम से। नाग क्या था? नाग अभी तुमने देखा, नाग क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड नाम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। 1-2 बातें याद रखनी है आपको, इस पर क्वेश्चन पूछे गए कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? दैट इज सुक्रोज। ग्लाइकोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है? ब्रांच होता है। और इसका राइट एंड कहाँ है? राइट एंड जो है इसका वो रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसको कैसे याद रखना है? मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या है? लेफ्ट वाला फिर नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। और याद रखना इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग होती है, ये याद रखना। नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। दोनों में क्या फर्क है? स्टार्च के पास होते हैं हेलिकल बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से स्टार्च के क्या बन जाते हैं? ऐसे हेलिसिस बन जाते हैं। अब इसकी वजह से छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं जिसके अंदर आयोडीन जाके फिट हो सकता है। इसीलिए जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर बनाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भाई क्या सेलुलोज भी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज के पास कोई हेलिक्स नहीं बनता, इसलिए इसके पास पॉकेट्स नहीं बनती, इसलिए ये आयोडीन को नहीं अपने पॉकेट्स में रख सकता है, तो इसलिए कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो सेलुलोज के एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज के एग्जाम्पल है कॉटन फाइबर्स एंड पेपर। ये तुम्हारा PYQ है, पूछा हुआ था कि प्लांट पल्प क्या है, जो कॉटन फाइबर है वो क्या है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, तो इट इज सेलुलोज। लिपिड्स पे आ जाओ। लिपिड्स की बात करें तो सिंपल होंगे, कंपाउंड होंगे एंड डिराइव्ड होंगे। सिंपल किससे बने? सिंपल बने हुए हैं सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, है ना। और इन सब के जितने भी आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बुक में, वो सब आपको पता होने चाहिए, एक एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए,
एक एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि ये देखो ग्लूकोज का दिया हुआ है, ऑल द स्ट्रक्चर्स, यस ये देखो अमीनो एसिड के दिए हुए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फैटी एसिड देख लो, फैटी एसिड, ये पामेटिक एसिड दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट। लेसाइथिन तो आया हुआ है क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर पे सीधा क्वेश्चन आया कि बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है। ये देखो ये है ग्लिसरॉल और ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा दिस इज योर ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। तीनों के तीनों अगर एस्टेरिफाइड हो गए तो ट्राई है, एक हुआ तो मोनो, दो हुए तो डाई, तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो एडेनिन, यूरेसिल, एडिनोसिन, यूरिडीन, ये सब दिए हुए, सारे के सारे स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे सिंपल की। तो सिंपल किससे बनेगा? फैटी एसिड और ग्लूकोज से, सॉरी ग्लिसरॉल से बनता है। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड बनता है सिंपल, ठीक है, जिसमें फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, लेकिन उसके साथ हमने और क्या करा, हमने एक एडिशनल ग्रुप ऐड कर दिया। जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिसाइथिन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी है। डेराइव्ड में देखें तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपल भी ले लो, कंपाउंड भी ले लो, और फिर एक मॉलिक्यूल बना दो, किसका? कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। आपके जो ये लिपिड्स होते हैं, आप लिपिड्स को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जहां पे डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड वो हैं जहां पे डबल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड फॉर सैचुरेटेड एंड एराकिडोनिक एसिड फॉर अनसैचुरेटेड। और इनके नंबर ऑफ कार्बन भी याद रखने हैं। 16 किस में है? पामेटिक एसिड में है। एराकिडोनिक एसिड में कितने? 20 हैं, ठीक है। जिसका नाम बड़ा है उसके पास कार्बन भी ज्यादा है, ऐसे याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं आरएनए एंड डीएनए, और ये क्या है? दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मुझे न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए कि क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड इज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो सॉरी न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं फॉस्फेट भी लगा दूं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मतलब मैंने फॉस्फेट को साइड में कर दिया तो न्यूक्लियोसाइड है। फॉस्फेट आ गया, 3 चीजें आ गई तो न्यूक्लियोटाइड, 3 चीजें आ गई तो न्यूक्लियोटाइड। नाउ नाइट्रोजनस बेस भाई हमारे 2 तरह के होते हैं, तुम्हें पता है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरीन्स का नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है, 2 रिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर बड़ा है, 2 रिंग्स होती हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहा 2 रिंग्स है ना, एडेनिन में 2 रिंग्स हैं, और यूरासिल देखो तो विच इज अ पिरिमिडिन, इसमें एक ही रिंग है, इसमें एक ही रिंग है, तो ये याद रखना है। तो यू हैव एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये हैं आपके 5 नाइट्रोजनस बेस। प्यूरीन्स में ए और जी आ गए, पिरिमिडीज में CTU आ गया, CTU आ गया। डीएनए के पास T होता है, U नहीं होता। C आरएनए में भी है, डीएनए में भी है, C डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। अब क्वेश्चन एक ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ न्यूक्लियोसाइड को कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड को कैसे लिखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड अगर एडेनिन लग गया, अगर एडेनिन को लेके तुम न्यूक्लियोसाइड बना रहे हो तो उसको बोला जाता है एडिनोसिन। इसमें फॉस्फेट लगा दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो उसको बोलेंगे एडेनिलिक एसिड। सिमिलरली ग्वानोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, ग्वानिलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। ये यहाँ से आप लोग कर लेंगे, सो ऑन। ऐसे ही साइटिडिलिक एसिड बन जाता है, थाइमिडिलिक एसिड बन जाता है, एंड यूरिडिलिक एसिड बन जाता है। तो नाउ विल टॉक अबाउट डीएनए। डीएनए में आपको पता है डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, 2 हेलिक्स हैं, 2 आपकी चेन चल रही हैं, ठीक है। तो 2 जो चेन चल रही हैं वो दोनों एंटी पैरेलल होती है। अब एक जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो, न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, और ये यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब तुम्हें ना काउंटिंग पता होनी चाहिए, तभी तुम बता पाओगे कि हाँ जी डीएनए का ओरिएंटेशन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 5 to 3 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे तो ऐड हो गया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, 5th पोजीशन पे ऐड होता है फॉस्फेट, ठीक है। ये पूरा मिला के बना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला के बना न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही जो दूसरी चेन है उसमें भी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। दोनों चेन किस तरह से जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई हैं। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े कैसे हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इट इज योर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो 5 प्राइम वाला है यहाँ पे, ये अटैक करेगा 3 को,
तो इसलिए हमेशा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसका जो ओरिएंटेशन होता है, मुझे कमेंट्स में लिखना क्या होता है, वो इसीलिए होता है ऐसा बिकॉज ये वाला अटैक करता है 3 को, ठीक है, हमेशा 5 वाला 3 को अटैक करता है, तो 5 से 3 इसीलिए होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा बन गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से एस्टर बॉन्ड बना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये वाला बॉन्ड बोले तो ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड दो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है, मतलब दोनों की दोनों जो आपकी ये चेंज चल रही है ना न्यूक्लियोटाइड की, उनको जोड़ने के लिए है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो अब इसके सेलिएंट फीचर्स देखते हैं कि क्या सेलिएंट फीचर्स हैं डीएनए के। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तुम्हारी जो कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी की हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा 3 to 5 होगा। बैकबोन किससे बना है? शुगर एंड फॉस्फेट से, शुगर एंड फॉस्फेट से, ठीक है। और जो बेसिस है वो अंदर की तरफ है, कहाँ थे ये देखो, अंदर की तरफ थे बेसिस, अंदर की तरफ थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स का पिच क्या है? जब वो पूरा एक टर्न ले लेता है ऐसे घूम के, वो है पिच ऑफ द हेलिक्स। कितना है? 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे? जब वो ऐसे टर्न हो रहा है तो कितने बेस पेयर आएंगे? 10 आएंगे। डिस्टेंस क्या है 2 बेस पेयर का? दैट इज 0.34 नैनोमीटर। फॉस्फेट आपका 5 प्राइम एंड का, एक शुगर का जो जुड़ा हुआ है वो 3 प्राइम एंड पे अटैक करता है और बॉन्ड बनाता है। ये वाली लाइन हमने यहाँ पे लिख दी। सो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वी आर डन विद डीएनए। नाउ अब लास्ट पार्ट आ गया चैप्टर का, दैट इज एंजाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की। ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं? कैटलिस्ट हैं। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सारे नहीं होते। एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम, विच इज आरएनए। अच्छा, जो एंजाइम्स हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं कि भाई मैं इसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ूंगा और ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है एक टेम्पररी सा स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंजिएंट स्टेज, जिसमें वो सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ा हुआ है और वो प्रोडक्ट भी बना रहा है, लेकिन ये टेम्पररी है, ठीक है। फाइनल स्टेज बनती है तुम्हारी एंजाइम एंड प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद एंजाइम निकल लेता है और प्रोडक्ट भी निकल लेता है। ये एंजाइम्स आप फिर से यूज कर सकते हो। एंजाइम ऐसा नहीं होता कि एक बार यूज करा तो खत्म हो गया, अब आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, तुम्हें बताऊं कि एंजाइम की क्या खूबियां, मतलब इफ आई टेल यू द पावर ऑफ एंजाइम इन अ रिएक्शन, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि हमारे ब्लड में है, वो वाला एंजाइम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अगर हम ये एंजाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये एंजाइम यूज कर रहे हैं तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं यूज नहीं कर रही हूं तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में। यू कैन वेरी वेल इमेजिन द पावर ऑफ एंजाइम। एंजाइम कितना ज्यादा एफिशिएंट है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है यार? कितनी देर में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? जब मैं डिफाइन भी कर दूं कि मेरा डायरेक्शन किधर जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी। नाउ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं तुम्हारे एंजाइम की एक्टिविटी को? तो टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर में अगर हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन तुम अगर ये सोचो कि चलो बढ़ रहा है तो और बढ़ा देते हैं, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखो, पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर खत्म, एंजाइम खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब क्या रिएक्शन होगी? अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। सेम इज विद योर जब डिक्रीज कर रहे हो, जब डिक्रीज कर रहे हो तो हाफ हो गई, 10 डिग्री कम करा तो हाफ हो गई। तुमने सोचा चलो और डिक्रीज करके देखते हैं, तो एंजाइम इनएक्टिव हो गया, इतनी ठंड में इनएक्टिव हो गया। ये देखो, सॉरी ये इसी का है, ठीक है। पीएच के साथ भी ऐसा है, ऑप्टिमम पीएच पे रहेगा तो ठीक है, लेकिन कम या ज़्यादा होगा तो फिर गड़बड़ है। ये देखो, कम या ज़्यादा दोनों तरफ एक्टिविटी कम शो कर रहा है। अब हम बात करें अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास 100 एंजाइम है, ठीक है, और तुमने 50 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो तुम्हारे प्रोडक्ट तो 50 ही बनेंगे। लेकिन तुमने फिर से 10 और सबस्ट्रेट डाल दिए तो तुम्हारा प्रोडक्ट 10 और प्रोडक्ट बन गए। तो तुम्हें लगा कि चलो सबस्ट्रेट ऐड करते रहते हैं, जितना ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक बार को अगर तुमने 100 सबस्ट्रेट डाल दिए और तुम्हारे पास 100 ही एंजाइम है, तो सैचुरेशन तो आएगा, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं बनने वाला। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ओके। सब्सटेंस नहीं, सबस्ट्रेट है ये, सबस्ट्रेट।
कितना सबस्ट्रेट तुम ऐड करते हो वो एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारे के सारे एंजाइम यूज हो गए तो यार सेचुरेशन आ गया, उसके बाद नहीं रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, सीधा हो जाएगा। ये देखो ऐसे बिल्कुल एसिम्प्टोट पहुंच जाता है ना, बिल्कुल ऐसे रह जाएगा। अब भाई यहाँ पे आपका जो रिएक्शन का रेट है वो मैक्सिमम है ना, दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रही होगी सबस्ट्रेट की, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लो 100 थी। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि भाई मैं देखती हूँ कि इससे आधा रेट कब हुआ था, उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन था सबस्ट्रेट का वो क्या था। फिर से समझो, मैक्सिमम जो यहाँ पे वेलोसिटी गया, वो वेलोसिटी क्यों गया होगा कि तुम्हारा कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा ना कि मैक्सिमम गया। तो मैंने सोचा कि चलो आधा करके देखती हूँ स्पीड को, वेलोसिटी को आधा कर लिया। अब आधे पे भी तो कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं हम Km, ठीक है, मिकलिस कांस्टेंट या फिर मिकलिस कांस्टेंट। तो दैट इज वो वाला कॉन्सेंट्रेशन। अब आ जाओ तुम बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, एंजाइम बहुत सेंसिटिव होता है और फिर वो उसको ना खराब कर देते हैं, वो बेचारा अपना काम ही नहीं कर पाता। तो वो दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कंपेटिटिव, एक हो सकता है नॉन कंपेटिटिव। अब कंपेटिटिव में क्या होता है कि एंजाइम की होती है एक एक्टिव साइट, एंजाइम है ना, जो एंजाइम ऐसे है, एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह से है, कुछ ऐसे टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉकेट बना दी मैंने, ये क्या है, ये है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यहीं पे आके लगता है सबस्ट्रेट, इधर ही आके लगता है सबस्ट्रेट। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये सबस्ट्रेट है, अगर ऐसा हो जाए कि इस सबस्ट्रेट के जैसा स्ट्रक्चर किसी और का है, इनहिबिटर का है, और ये सबस्ट्रेट ना लगे, वो इनहिबिटर यहाँ के लग जाए, तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना। यही होता है इन केस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेलोनेट का स्ट्रक्चर किसके जैसा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के जैसा है, तो ये इसका इनहिबिशन कर देगा, ठीक है। चलो, ओ सॉरी, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, मेलोनेट कर रहा है। देन नेक्स्ट इज कि हम बैक्टीरिया का ग्रोथ भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग इनहिबिशन, कंपेटिटिव इनहिबिशन। क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया के एंजाइम को ऐसे सबस्ट्रेट दे देंगे कि वो सोचेगा अरे ये ही अटैच कर लेता हूँ, सबस्ट्रेट को रहने देता हूँ, तो एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया भी मरेगा। अब नॉन कंपेटिटिव पे आ जाओ, यहाँ पे ये इसकी एक्टिव साइट पे ऐड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी एक्टिव साइट पे ऐड नहीं होता, किसी और साइट पे ऐड हो जाता है, जैसे कि इसको, दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एनीवे, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर PYQ मिल जाए तो याद रखना कि नॉन कंपेटिटिव में ये कभी भी इसकी एक्टिव साइट पे नहीं लगता, कहीं और भी लग जाएगा, और कहीं और भी लग के उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और वो बेचारा काम नहीं कर पाता है। देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंपेटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। एक्टिवेशन एनर्जी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब ये वाला चैप्टर तुम मेरे साथ बैठ के 20 मिनट में कर लोगे, अपने आप बैठ के करते तो कितना टाइम लगता, 2-3 घंटे लगते। तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, मैं हूँ एंजाइम, मेरे साथ तुम्हारा टाइम कम लग रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो जब मैं एंजाइम को यूज़ कर रही हूँ, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए कम लग रही है, कम लग रही है। लेकिन अगर मैं एंजाइम नहीं यूज़ कर रही, अगर मैं अकेले ही कर रही हूँ, चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो जब मैं एंजाइम नहीं यूज़ कर रही, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को देख के एक बात तुम्हें पता चल रही है कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ये है एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, ये वाली जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये है एक्सोथर्मिक। जब प्रोडक्ट नीचे आ जाए तो ये एक्सोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट ऊपर होता तो एंडोथर्मिक होती। अच्छा, नाउ वी विल क्लासिफाई द एंजाइम्स। ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम आने वाले हैं, जो कि रेस्पिरेशन वाले होते हैं। ट्रांसफरेज, ठीक है, जो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में होता है। हाइड्रोलिसिस, जो आपके बॉन्ड्स तोड़ेंगे, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, लाइसिस, क्लीवेज करेंगे, तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, और वो डबल बॉन्ड भी बना देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड भी बना देते हैं। आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस क्या करेंगे, आइसोमराइजेशन करवाएंगे। ओके, लाइगेजेस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, जैसे कि DNA को DNA से जोड़ने वाला।
ओके अब आपके एंजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। आपका जो एंजाइम है वो सिंपल हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है। सिंपल क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो, वो होता है सिंपल। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जिसके पास प्रोटीन भी हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, दैट इज नोन एज कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन कोफैक्टर और प्रोटीन वाला एपो एंजाइम, दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम, ठीक है। अब ये जो आपका कोफैक्टर है, जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, मेटल बन सकते हैं। ऑर्गेनिक भी दो तरह का हो सकता है, या तो जो बिल्कुल पास है, चिपका हुआ है, जो बिल्कुल पास है उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक। याद रखना, पी से प्रोस्थेटिक, पी से पास, तो ये कैसा है, टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है, जैसे कि हीम फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, वेरी इंपॉर्टेंट, हीम फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। एक है कोएंजाइम, इसी का टाइप एक, ठीक है, ऑर्गेनिक का एक टाइप है कोएंजाइम। ये क्या है, लूजली बाउंड है, ये इतनी ज़्यादा चिपक के नहीं बैठा हुआ, ये लूजली बाउंड है। ओके इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है NAD, NADP, ठीक है, एंड दे कंटेन नाइसिन या फिर विटामिन B3। ओके नेक्स्ट यू हैव मेटल आयन, ठीक है। मेटल आयन में क्या है, मेटल आयन के पास ये क्या करता है, ये सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है एक तरफ से, और एक तरफ से एंजाइम को पकड़ लेता है, तो और फिर उनको पास लाता है और प्रोडक्ट बनवाता है, जैसे कि जिंक फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिंक फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली तो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिनके बिना तुम रह भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रह सकते, तो वो होते हैं प्राइमरी, वो होते हैं जिनके बिना तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वो होते हैं। यहाँ जो ये टेबल दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पिगमेंट दिया हुआ है, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड्स दिया हुआ है, मॉर्फिन, कोडीन, इन पे मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन दिया है, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में आर्बिन एंड रिसिन, लेक्टिन्स, कॉन्कैवलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज में रबर, गम, सेलुलोज, ये सब दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली एक और टेबल दिया हुआ है ऑफ प्रोटीन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाजन क्या करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, तुम पढ़ते हो डाइजेशन में। इंसुलिन हार्मोन है, आपके ब्लड में शुगर का रेगुलेशन करता है, ठीक है। चलो एंटीबॉडीज फाइट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। रिसेप्टर्स, हर एक चीज़ के लिए आपके बॉडी में रिसेप्टर है, ठीक है, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हार्मोन्स के लिए। एंड देन यू हैव ग्लूटाथोन, ठीक है, जिसकी वजह से विच इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, इंसुलिन की वजह से काम करता है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, सेल के अंदर। दिस इज द चैप्टर, दिस इज बायोमोलिक्यूल्स। बहुत बड़ा चैप्टर था, तो थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लग गए होंगे शायद इसमें, लेकिन ये मैं तुम्हें बोलती हूँ कि इसी को कर लो ना, तुम्हारे इससे 4 क्वेश्चन आते हैं और बन जाएंगे, आराम से बनेंगे, आराम से बनेंगे। और जाते जाते प्लीज़ भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना कि कैसा रहा, अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। चलो, और अनअकैडमी में अब आपका फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है। कोड आपको लगाना है गार्गी, गार्गी कोड लगाओगे तो 25% आपको फ्लैट ऑफ मिलेगा, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। मेरे 2 बैचेस भी आ रहे हैं, 24 के लिए, 25 के लिए। आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा जब आप मेरा कोड लगाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे अपनी तैयारी शुरू करें, ठीक है। ये देखो, ये रहे अपने दोनों बैचेस। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। मेरा कोड लगा लेना गार्गी, और उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए कोई बहाना नहीं, उसके लिए कोई बहाना नहीं। तो दिस वॉज बायोमोलिक्यूल, बहुत टाइम से तुम बोल रहे थे, और ठीक है, चलो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दिया। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।